हाँ जी। हमारा टॉपिक चल रहा था पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि में हमने पिछली क्लासों में देखा कि जो पीयूष ग्रंथि का एडिनो हाइपोफाइसिस भाग होता है, उस भाग से कौन से हार्मोन निकलते हैं और उन हार्मोनों के क्या कार्य होते हैं, वो हमने देखा। आज की जो क्लास रहेगी वो हम देखेंगे कि जो पीयूष ग्रंथि का दूसरा भाग है, जिसे आप न्यूरो हाइपोफाइसिस या पश्च पाली कहते हैं, उनसे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं और उनका क्या कार्य होता है। तो देखिए, पीयूष ग्रंथि के न्यूरो हाइपोफाइसिस भाग, जिसे आप पश्च पाली भी कहते हो, उनसे दो हार्मोन निकलते हैं मोस्टली। न्यूरो हाइपोफाइसिस या इसका दूसरा नाम होता है पश्च पाली। वैसे देखा जाए तो ये जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, इसे न्यूरो हिमल अंग कहते हैं, क्योंकि इस भाग से कोई भी हार्मोन स्रावित नहीं होते हैं। ये सिर्फ ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जो हार्मोन होते हैं उनका ये स्टोरेशन करता है। ठीक है, वही हम देखते हैं कि दोनों हार्मोन क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि न्यूरो हाइपोफाइसिस या पश्च पाली में एक हार्मोन होता है, उस हार्मोन का नाम होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन में क्या होगा, तो देखिए, सबसे पहले ऑक्सीटोसिन हार्मोन की आपने देखा होगा कि मानव जनन टॉपिक में आपने प्रसव पीड़ा एक टॉपिक शुरू किया था, और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि महिलाओं के अंदर जब 9 महीने की गर्भावधि पूरी हो जाती है, तो उसके पश्चात एक शिशु का जन्म होता है, और उस शिशु के जन्म के लिए सबसे पहले महिलाओं के अंदर प्रसव पीड़ा शुरू होती है। तो वो प्रसव पीड़ा शुरू करने वाला हार्मोन यही होता है, ऑक्सीटोसिन। तो महिलाओं के अंदर जो गर्भाशय होता है, महिलाओं के अंदर गर्भाशय के अंदर जो अरेखित पेशियां होती है, अरेखित पेशियां, इन पेशियों के अंदर संकुचन उत्पन्न करता है कौन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। महिलाओं के अंदर जो गर्भाशय है, यूट्रस है, उस यूट्रस की जो अरेखित पेशियां है, उन पेशियों के अंदर संकुचन उत्पन्न करता है, जिससे महिलाओं के अंदर प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है। और प्रसव पीड़ा शुरू होने के पश्चात शिशु जन्म में यह सहायता करता है, क्योंकि आप सभी को पता है प्रसव पीड़ा उत्पन्न होगी तो शिशु का जन्म होगा, तो शिशु जन्म में यह सहायता करता है। पहला कार्य तो इसका ये है कि महिलाओं के अंदर जो गर्भाशय है, उस गर्भाशय की जो अरेखित पेशियां है, उन पेशियों के अंदर यह संकुचन उत्पन्न करता है, जिससे प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है, और प्रसव पीड़ा के फलस्वरूप एक शिशु जन्म होता है, तो उस शिशु जन्म में यह हेल्प करता है। पहला कार्य ये हो गया इसका। ठीक है, दूसरा, महिलाओं के अंदर जो स्तन ग्रंथियां होती है, मेमेरियन ग्लैंड, स्तन ग्रंथियां, इन स्तन ग्रंथियों से यह दुग्ध स्त्रवण को प्रेरित करता है, मिल्क सिंथेसिस प्रोसेस को प्रेरित करता है, दुग्ध स्त्रवण की क्रिया को प्रेरित करता है। और क्या कार्य करता है? तो जब मैथुन की क्रिया होती है, मैथुन क्रिया में क्या होता है कि नर अपने सीसन से शुक्राणुओं को महिलाओं की योनि में छोड़ता है। उस समय मैथुन क्रिया के समय जो गर्भाशय है, उस गर्भाशय की जो अनैच्छिक पेशियां होती है, कौन सी पेशियां? एक एक पॉइंट को सुनिए, पहले अरेखित था, अब है अनैच्छिक पेशियां। मैथुन के पश्चात गर्भाशय की जो अनैच्छिक पेशियां है, इन पेशियों के अंदर यह संकुचन उत्पन्न करता है, कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न करता है, संकुचन, जिससे क्या होगा कि शुक्राणु तेजी से गति करे। संकुचन के फलस्वरूप क्या होगा कि जो शुक्राणु है, स्पर्म है, उनकी गति तेजी से हो जाए, शुक्राणु की गति स्पीड हो जाए। ठीक है, आसानी से फैलोपियन नलिका में प्रवेश कर जाए और वहां पर अंडाणु को यह निषेचित कर ले। तो ऑक्सीटोसिन की मोस्टली 3 बातें याद रखनी है कि ऑक्सीटोसिन गर्भाशय की अरेखित पेशियों में संकुचन उत्पन्न करता है, जिससे प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है, और प्रसव पीड़ा के पश्चात शिशु जन्म में यह सहायता करता है। महिलाओं के अंदर जो स्तन ग्रंथियां, उन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्त्रवण को प्रेरित करता है। और क्या कार्य करता है? तो और जब मैथुन क्रिया हो जाती है, तो मैथुन के पश्चात जो गर्भाशय है, यूट्रस है, उस यूट्रस की अनैच्छिक पेशियां में संकुचन करेगा,
अनैच्छिक पेशियों में संकुचन करेगा, जिसके फलस्वरूप जो स्पर्म छोड़े हैं पुरुष ने, वो शुक्राणु तेजी से गति करते हुए फैलोपियन नलिका में पहुंच जाए और अंडाणु को निषेचित कर ले। तो ये तो है ऑक्सीटोसिन के कार्य, और ऑक्सीटोसिन के बारे में आपको इतनी सी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट हम दूसरा हार्मोन देख रहे हैं जिसका नाम होता है वैसोप्रेसिन, या इसी का दूसरा नाम होता है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। देखिए ये क्या होता है, तो आप लोगों ने उत्सर्जन टॉपिक देखा होगा, मैंने पढ़ाया भी आपको उत्सर्जन वाला पार्ट। उस उत्सर्जन वाले पार्ट में मैंने नेफ्रॉन की संरचना पढ़ाई थी, याद है? नेफ्रॉन, जिसे आप किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं, उस नेफ्रॉन के अंदर आपने एक भाग देखा होगा डीसीटी, दूरस्थ कुंडलित नलिका, और एक भाग देखा होगा आपने संग्रहण नलिका। उन दोनों भागों से जल के पुनः अवशोषण हो रहा था, जल का क्या हो रहा था, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था। तो उस जल के पुनः अवशोषण को ये प्रेरित करता है। कौन सा हार्मोन? वैसोप्रेसिन। दूसरा हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन। इसी का दूसरा नाम होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जो वैसोप्रेसिन हार्मोन है, ये नेफ्रॉन देखो, आप लोगों ने ऐसी संरचना पढ़ी होगी उत्सर्जन तंत्र में, नेफ्रॉन की एक बड़ा सा पाइप था, यहाँ पर एक छोटा सा पाइप था। ठीक है, ऐसी कुछ संरचना पढ़ी होगी आपने। ये हैंडले लूप था, ये डीसीटी था, और ये संग्रहण नलिकाएं थी। ऐसे इनसे क्या हो, ये डीसीटी भाग था और ये संग्रहण नलिकाएं थी। इनसे क्या हो रहा था, जल का अवशोषण हो रहा था पुनः, तो ये बढ़ाता है उनको। नेफ्रॉन का जो डीसीटी भाग है, एक तो दूरस्थ कुंडलित नलिका और एक संग्रहण भाग, संग्रहण नलिका, कलेक्टिंग डक्ट, इन दोनों भागों से जल के पुनर्अवशोषण को बढ़ाता है। जल के पुनः अवशोषण को, जल के पुनः अवशोषण को प्रेरित करता है। ठीक है, जल के पुनः अवशोषण को प्रेरित करता है। पहला कार्य ये याद रखना। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जो मरुस्थलीय जंतु होते हैं, मरुस्थल में रहने वाले जीव जंतु, मरुस्थलीय जंतुओं में एडीएच अधिक स्रावित होता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन अधिक स्रावित होता है मरुस्थलीय जंतुओं में, इसलिए जो इनका यूरिन होता है ना, वो गाढ़ा होता है, मूत्र गाढ़ा होता है। मूत्र क्या होता है? गाढ़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि मरुस्थलीय जंतुओं में एडीएच का अधिक स्रावित होता है। एडीएच अधिक स्रावित होता है, इसलिए इनका मूत्र गाढ़ा होता है मरुस्थलीय जंतुओं का। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि जो वैसोप्रेसिन है, इस वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से रोग होते हैं दो मोस्टली, वो याद रखना है आपको। वैसोप्रेसिन की कमी से रोग, कौन कौन से दो रोग होते हैं? पहला रोग होता है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस रोग में क्या होगा कि अगर एडीएच की कमी हो जाए, किसकी कमी हो जाए? एडीएच की। एडीएच या वैसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक की कमी हो जाए तो नेफ्रॉन से क्या होगा कि जल का पुनः अवशोषण कम होने लग जाएगा। भाई एडीएच ही कम हो गया तो जल का पुनः अवशोषण भी क्या होगा? कम हो जाएगा। जल का पुनर्अवशोषण भी कम होगा। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन कम होने लगेगा, जिससे मूत्र का जो आयतन है, यूरिन का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, मूत्र का आयतन बढ़ जाता है। इस रोग को कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। इस रोग को क्या कहते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस। क्या होता है डायबिटीज इंसिपिडस में कि अगर एडीएच की कमी हो जाए, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन की जब कमी हो जाती है तो क्या होता है कि जल का पुनर्अवशोषण भी कम होने लग जाएगा, और जल का पुनर्अवशोषण कम होगा तो मूत्र का आयतन क्या होगा?
अधिक हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यूरिन का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, इसे डायबिटीज इंसिपिडस रोग कहते हैं। ठीक है। दूसरा रोग आता है पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया रोग में क्या होता है, तो इस रोग में क्या होता है, शरीर का डिहाइड्रेशन होने लग जाता है, शरीर का निर्जलीकरण होने लग जाता है, शरीर का निर्जलीकरण होने लग जाता है, और प्यास अधिक लगती है, रोगी को प्यास अधिक लगती है, ये होता है पॉलीडिप्सिया रोग। ठीक है। तो देखिए आज की क्लास में हमने न्यूरो हाइपोफाइसिस भाग से दो हार्मोन निकलते हैं उनके ऊपर चर्चा की थी। पहला हार्मोन था ऑक्सीटोसिन और दूसरा था वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये गर्भाशय की अरेखित पेशियों में संकुचन करता है, जिससे प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है और शिशु जन्म में सहायता करता है। दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध के स्रावण को प्रेरित करता है। मैथुन के समय गर्भाशय की अनैच्छिक पेशियों में संकुचन करता है, जिससे शुक्राणु तेजी से गति करके फैलोपियन नलिका में पहुंच जाए ताकि निषेचन की क्रिया जल्दी समाप्त हो जाए। दूसरा हार्मोन निकलता है वैसोप्रेसिन, या जिसे एडीएच या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहते हैं। ये क्या करता है, तो नेफ्रॉन का जो डीसीटी दूरस्थ कुंडलित भाग, दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्रहण नलिका से जल के पुनर्अवशोषण को बढ़ाता है, रीअब्जॉर्प्शन करता है जल का। और मरुस्थलीय जंतुओं में एडीएच अधिक निकलता है, जिससे उनका मूत्र अधिक गाढ़ा होता है। और वैसोप्रेसिन की कमी से दो मोस्टली रोग हो जाते हैं, एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें क्या होता है कि एडीएच की कमी हो जाती है, तब जल का पुनर्अवशोषण भी कम हो जाता है और मूत्र का वॉल्यूम बढ़ जाता है, मूत्र का जो आयतन है वो बढ़ जाता है, इसे डायबिटीज इंसिपिडस रोग कहते हैं। और दूसरा रोग आता है पॉलीडिप्सिया, जिसमें शरीर का डिहाइड्रेशन होने लग जाता है, प्यास अधिक लगती है, इस रोग को पॉलीडिप्सिया कहते हैं। धन्यवाद आज की क्लास के लिए। इस क्लास के साथ ही आपकी पीयूष ग्रंथि टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम थायराइड ग्रंथि पढ़ेंगे। धन्यवाद आज की क्लास के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में थायराइड ग्रंथि टॉपिक के साथ।